के लाइफ को लेकर के, मतलब इस क्लास में एक ओरल टेस्ट हो रहा है शेक्सपियर और उनकी लाइफ को लेकर के। तो मैं गोपाल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 1564 में। एंड व्हाट वाज द डेट? नाइस। 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म हुआ। ये सबको पता है, मैं भरपूर समय दूंगा, मैं सबसे करीब चार चार पांच पांच क्वेश्चन सीरियल से मैं पूछता चलूंगा। दूसरा चीज मैं जानना चाहता हूँ कि शेक्सपियर की डेथ कब हुई है गोपाल जी? शेक्सपियर की डेथ 1616 ईस्वी में हुई है और डेट वही सेम थी, 23 अप्रैल। गोपाल जी, जो शेक्सपियर की जो पैदाइश की जगह है वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वेयर वॉज ही बॉर्न? स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर। स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, कैन यू एक्सप्लेन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर वेयर शेक्सपियर वाज बोर्न, व्हाट इज दिस? या 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 एंड वारविकशायर इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वारविकशायर इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। So we came to know कि या Bard of Avon. He is also known as Bard of Avon. So you will come to know कि Gopal Das ji defined, या he told to all of us that Shakespeare was born on 23 April 1564। 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म हुआ। ही डाइड ऑन द सेम डेट 23 अप्रैल 1660। He also told that he was born on Stratford upon Avon in Warwickshire. Stratford is the name of the village, Avon is the name of the river, Warwickshire is the name of the district. Just I want to know गोपाल जी की what was the name of his mother? उनकी माँ का क्या नाम था? Mary Arden Shakespeare. What was the name of his father? The name of his father was John Shakespeare. उनके फादर का क्या नाम रहा? उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर रहा। या इसके अलावा जस्ट आई वांट टू नो कि जो मेरी आर्डन और जॉन शेक्सपियर जो लोग थे, मेरी आर्डन एक प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करती थी, जॉन शेक्सपियर भी अपना एक बिजनेस थोड़ा सा शुरू किए थे। बट अब माई क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई थी? शेक्सपियर की आगरा। हिज एजुकेशन, या तो आपने देखा कि गोपाल जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से एक्सप्लेन किया कि शेक्सपियर की जो अर्ली एजुकेशन हुई थी वो ग्रामर स्कूल, और यह जो ग्रामर स्कूल था स्टैटफोर्ड में ही था। लेकिन शेक्सपियर के साथ प्रॉब्लम थी। वह प्रॉब्लम क्या थी कि शेक्सपियर ने जो ग्रामर स्कूल को जो ज्वाइन किया था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ फैमिली भी दिक्कत थी। दूसरा चीज कहा जा सकता है कि उनका बहुत ज्यादा मन भी नहीं लगता था पढ़ने में। वो हमेशा ही ऑलवेज ड्रॉप्ड क्लास, left school, roamed hither and thither, didn't spend his कह सकते हैं कि his time in attending class or in going to school. He was not interested. तो ऐसे लोगों के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? truant, Truant, a person or a student who drops class, who does not go to college regularly, या क्लास को ड्रॉप करता है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रूवेंट कहा जाता है, Truant। तो शेक्सपियर के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ही वॉज अ ट्रूवेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी चीज को ध्यान में रख करके, अगर आप देखेंगे इसी पार्टिकुलर चीज को ध्यान में रख करके, बेन जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन की जानकारी थी और थोड़ी सी ग्रीक की जानकारी थी। शेक्सपियर हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेटा सुरभि, मैं जानना चाहता हूँ आवाज मेरी जा रही है? और ममता जी आपको? ममता जी, आवाज मेरी जा रही है?
ओके, सुनील जी को जा रही, सतीश ने भी ज्वाइन किया है। सतीश जी आप जो है रिस्पॉन्ड मुझे कर सकते हैं बाई टचिंग। प्रेमलाल जी के साथ दिक्कत, आरती मैडम ने भी ज्वाइन किया, सोनिया भी आ गई, सिकंदर अली भी, शमामा, ममता, ठीक है। शमामा, आपको शमामा और सिकंदर को आवाज जा रही है? सिकंदर, ठीक है शमामा जी, आपका रिस्पांस मुझे मिला। सिकंदर अली आपको, जहां आपका नाम लिखा वहीं पे माइक बना, यू कैन अनम्यूट, डजेंट मैटर, ठीक है, अगर मुझे लगता है आवाज जा रही है। तो यहाँ पे आप सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो किन किन चीजों को लेकर के बात कर रहे थे, वो इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज जो है, जब आप शेक्सपियर को लेकर के देखते हैं तो एक चीज और समझ में आता है कि शेक्सपियर की जो मैरिज हुई थी वो किससे हुई थी? एनी हैथावे से हुई थी। मैं गोपाल जी ये जानना चाहता हूँ, वो शेक्सपियर से बड़ी थी या छोटी थी? या ही वॉज 8 years older than Shakespeare. And how many sons and daughters they had? या या नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे ही गोपाल जी जानना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैं हर आदमी को भरपूर समय दूंगा क्योंकि यह एक ओरल टेस्ट है, और अगर क्वेश्चन गोपाल जी से पूछा जा रहा है जिसका मतलब ये नहीं कि और लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि जितने लेक्चर हो उसमें आपको इतना रटा दिया जाए, इतना समझा दिया जाए कि कोशिश ये हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। वरना मैं चाहता तो मैं लेक्चर दे करके समराइज कर देता। इसके पहले भी मैंने हर ड्रामा पे जो पढ़ाया था ओरल टेस्ट कराया था, लेकिन मैं दोबारा पूरे वर्क को लेकर के ओरल टेस्ट करा रहा हूँ, रिटन टेस्ट भी कराऊंगा, केवल आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, और ये चीज करने के लिए कि अगर अगस्त या सितंबर में जहां तक पॉसिबिलिटी है पेपर होने के लिए, तो आप उस चीज को माइंड में तक किए रहिए। मेरा आपसे ही गोपाल जी क्वेश्चन है कि जब आप ये चीज देखते हैं कि इनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आई, तो इनकी एजुकेशन को देख करके एक क्रिटिक ने कहा था ही हैड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उनको थोड़ा सा लैटिन की जानकारी थी और थोड़ी सी ग्रीक की जानकारी थी, किसने कहा? बेन जॉनसन। या less Greek. And another statement given by the same critic, he was not for an age but for all ages. ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस। ये दो बातें किसने कही है? बेन जॉनसन ने कहा। किसके बारे में कहा हुआ है? शेक्सपियर के बारे में कहा है। गोपाल जी मैं आपसे एक और क्वेश्चन लूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा कि कौन से क्रिटिक ने इनको अप स्टार्ट प्रो कह के एड्रेस किया हुआ? हु एड्रेस दी? रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन कहाँ से, किससे बिलोंग करते हैं? यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया, सारे क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। अब नाउ मैं मूव करना चाहूंगा सुरभि जी को। सुरभि जी आवाज मेरी जा रही है सुरभि? या बेटा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जब उन्होंने छोड़ा स्टैटफर्ड, तो स्टैटफर्ड छोड़ने पर उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया, और वह ब्लेम ये था कि पोचिंग ऑफ डियर। तो ये जो पोचिंग ऑफ डियर का जो ब्लेम लगाया था, किस फैमिली ने लगाया था? इट वॉज चार्ज बाई लूसी फैमिली। उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया था, किसने लगाया था? लूसी फैमिली ने लगाया था। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। दूसरा चीज की मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सुरभि की, जब उनके ऊपर यह चार्ज लगाया गया है लूसी फैमिली, तो अपनी जान बचाने के लिए कहा जाए, अपना सम्मान बचाने के लिए वे इधर उधर घूमते रहे, और 1587 में ही लेफ्ट स्टैटफर्ड, और स्टैटफर्ड छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? ही लेफ्ट स्टैटफर्ड, बट द क्वेश्चन वेयर डिड ही गो? He moved to London. He moved to London to save himself from the
प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम ऑफ डियर स्टीलिंग, जो डियर स्टीलिंग का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया, उससे बचने के लिए वो कहाँ मूव कर जाते हैं, लंदन को मूव कर जाते हैं। दूसरा चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब वो लंदन आए तो उन्होंने थिएटर को ज्वाइन किया, या थिएटर उनकी लाइफ में आया, थिएटर में हो सकता है कि उनको शुरू में जो रोजगार मिला हो वह जो है रोजगार ऐसा रहा हो जहां पर कि ही गॉट ओनली अपॉर्चुनिटी टू ड्रा द कर्टन एंड टू राइज द कर्टन इन द वेरी बिगिनिंग, देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी शायद उनको पर्दा उठाने का, पर्दा गिराने का एक जिम्मेदारी या एक रोजगार मिला होगा। बट आई वांट टू नो, मैं आपसे एक चीजें जानना चाहता हूँ कि वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक थिएटर को ज्वाइन किया था, जिस थिएटर को ज्वाइन किया था उसका नाम क्या है? या बार्बेजेस कंपनी, या चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज बार्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स, बार्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन बेटा आपसे ही है कि जब उन्होंने इस चीज को ज्वाइन किया जिसको बार्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स कहा जाता है, चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया, तो आप देखेंगे कि उनको मेंबरशिप भी मिलती है एक थिएटर की, और जिस थिएटर की मेंबरशिप मिलती है उसका नाम था अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर्स, अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर्स। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में देखिए, पहले तो आके उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, फिर एक थिएटर में उनको जो है क्या मिला, एक थिएटर में उनको मेंबरशिप मिला, और जो मेंबरशिप रहा है उसका क्या नाम है, अर्ल ऑफ लेसेस्टर, आप कह सकते हैं कि कंपनी प्लेयर। लेकिन 1599 ईस्वी में भी उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया था, उसका क्या नाम था, ही ज्वाइन अनदर थिएटर, नॉट ओनली थिएटर बट ही बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अ थिएटर। और वो कौन सा वो था, थिएटर था? या नाइस आंसर कि ग्लोब थिएटर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन दे हैव टू पे अटेंशन कि शेक्सपियर ने 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर को ज्वाइन किया, ही ज्वाइन ग्लोब थिएटर। ज्वाइन क्या किया, बल्कि उसके शेयर होल्डर बनते हैं। तो पहले तो उन्होंने क्या किया था, चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी, सबसे पहला थिएट्रिकल कंपनी जिसको बार्बेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स भी कहा जाता है, ये वहां पे उनको नौकरी एक मिली, जॉब की तलाश में आए। उसके बाद जो है उन्होंने मेंबरशिप ली, किसकी मेंबरशिप ली, लेसेस्टर कंपनी ऑफ प्लेयर्स की। फिर 1599 ईस्वी में वो क्या करते हैं, वो ग्लोब थिएटर के उन्होंने उसको ज्वाइन किया। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि 1597 में उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा था, इससे लगता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो रही। सुरभि जी से मेरा क्वेश्चन है कि 1597 में ही परचेज्ड अ होम, वेयर डिड ही परचेज, ही परचेज्ड अ होम इन न्यू, सॉरी, स्टैटफोर्ड में। उस घर का क्या नाम था? इट्स द न्यू प्लेस, नॉट पैलेस, इट्स द न्यू प्लेस, PLAC। हाँ, इट्स द न्यू प्लेस, और आपको द जरूर लगाना है क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे द आर्टिकल आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीजें, और दैट वाज द लार्जेस्ट हाउस इन द विलेज। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि शेक्सपियर की जर्नी जो शुरू होती है 1597 ईस्वी तक, कैसे जो है आते आते एक बड़ा घर, उन्होंने जिस जगह को छोड़ के आए थे उसी जगह पे उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। और ये घटना कब की, 1597 ईस्वी को उन्होंने खरीदा था, 1599 ईस्वी में वो ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर बनते हैं। तो रवि आपसे बेटा एक और क्वेश्चन है कि उन्होंने एक और थिएटर का जो है शेयर होल्डिंग उनके हाथ में आया था, दैट वाज द ब्लैक फ्रायर थिएटर। ठीक है, ब्लैक फ्रायर थिएटर को शेयर होल्डर बने। और इसके अलावा 1611 ईस्वी में उन्होंने अपने ग्लोब थिएटर का जो शेयर होल्डिंग था उसको उन्होंने बेच दिया था, क्योंकि अब शेक्सपियर वापसी कर रहे थे जाने की, लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है। और यू विल कम टू नो कि 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। उस समय शेक्सपियर का एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, उसका नाम क्या था, हेनरी एड। और शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले कौन सा है बेटा? शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले कौन सा है? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, सारी चीजों का आपने आंसर दिया।
इसके बाद मैं मिथिलेश भाई के पास जाना चाहूंगा। मिथिलेश भाई, आपको आवाज जा रही है? मिथिलेश भाई, आप बताइए कि शेक्सपियर का इनकम्प्लीट प्ले। या नाइस। हेनरी एट। सुरभि, आपको अभी आपने आंसर दिया था कि जो शेक्सपियर है उनका इनकम्प्लीट प्ले जो है क्या है, वह हेनरी एट है। वही उस समय परफॉर्म हो रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी। और हेनरी एट को फ्लेचर ने जो है क्या किया था, फ्लेचर ने इसको कंप्लीट किया था। इसको जो है फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। अब ये आप लोगों का, मैं सारे लोगों का रिस्पांस जानना चाहूंगा। मेरे क्वेश्चन पूछने से आप बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि लेक्चर नहीं चल रहा? क्योंकि आपसे इंटरेक्ट होना जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, या यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रिवीजन भी सारी चीजों का करते हैं। इसीलिए मैंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और मैंने कहा कि मैं सबको भरपूर समय दूंगा और सबको जो है उसको सुनना है। एक अगर आंसर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे को फायदा नहीं, दूसरे को भी क्वेश्चन और सारा चीजों का फायदा हो। तो मैं मिथिलेश भाई से मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब शेक्सपियर जो है उनका इनकम्प्लीट प्ले हेनरी एट्थ रहा है, तो शेक्सपियर का कंप्लीट प्ले कौन सा था? हाँ, मतलब सारे कंप्लीट प्ले थे, लास्ट कंप्लीट प्ले उसका, लास्ट प्ले कौन सा था? द टेम्पेस्ट था। द टेम्पेस्ट कब आई हुई है? या नाइस। 1611 ईस्वी में आई है द टेम्पेस्ट। उनका क्या है, यह उनका एक तरह से लास्ट प्ले था, मतलब कंप्लीट था, लास्ट था। दूसरा चीज मैं आपसे ही जानना चाहूंगा मिथिलेश जी कि उन्होंने किस प्ले को कहा है कि इट्स माई स्वान सॉन्ग? द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग से मतलब क्या है? यस, WAN, स्वान सॉन्ग से क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? या स्वान सॉन्ग का मतलब होता है कि अ टाइप ऑफ प्ले इन विच द पोएट टेल्स दैट ही इज अबाउट टू कंप्लीट his earthly life, yeah, the journey of the life which he has to pass on earth, and now he is not going to write any other thing and preparing for himself for another journey, that is what, that is the heavenly journey। तो वह अपनी मौत का जिक्र करता है और यह खासियत किसमें होती है? स्वान। या गोपाल जी, स्वान प्लीज म्यूट, पहले म्यूट कर ली दोनों लोग, मिथिलेश जी आप भी म्यूट कर ली। स्वान सॉन्ग एक ऐसा फ्रेज है जो यह इंडिकेट करता है कि सच अ टाइप ऑफ वर्क इन विच द पोएट और राइटर टॉक्स अबाउट हिज डेथ, जिसमें राइटर अपनी डेथ के बारे में बात करता है या मौत से पहले जो है वह जो है क्या करता है, अपनी मौत का जिक्र करता है। और वह सोचता है कि उसने दुनियावी जो यात्रा है, जो अर्थली लाइफ है, इस अर्थली लाइफ को वह जी लिया है एंड ही हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हेवनली लाइफ। खुद अपनी मौत के बारे में अपने 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 खुद अपनी मौत के बारे में अपने से जिक्र करना किसी किताब में अगर या किसी रचना में, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्वान सांग कहा जाएगा। मिथिलेश जी, मैं आपसे ही एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि टेनिसन की वह कौन सी पोयम है जो उनकी पोयम स्वान सांग है, जिसे आपने पढ़ा भी होगा या अगर आप PGT की तैयारी करें? विच पोयम ऑफ टेनिसन इज नोन एज स्वान सांग? ओके, दैट इज क्रॉसिंग द बार। ये आप नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे। टेनिसन की एक लिरिक है विच ही रोट एट द एज ऑफ 81, जिसको उन्होंने 81 साल की उम्र में लिखा था। उसका नाम है क्रॉसिंग द बार। और वह किसके नाम से जानी जाती है? स्वान सांग के नाम से जानी जाती है, क्रॉसिंग द बार। उसको किसके नाम से जाना जाता है? स्वान सांग के नाम से जाना जाता है, क्रॉसिंग द बार। या उसके बाद मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जब आप अभी टेम्पेस्ट की बात कर रहे थे, तो विच प्ले डू यू फाइंड एनी प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इन विच देयर इज द थीम ऑफ कोलोनियलिज्म?
नो, दैट इज आल्सो द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट ही एक ऐसा प्ले है जिसमें थीम ऑफ कोलोनियलिज्म के को जिक्र किया गया है। ये हमें ध्यान में रखना है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन मिथिलेश भाई लूंगा कि हाउ मेनी प्लेज हैव बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्ले? 10। जैसा कि हम सारे लोग सुन रहे हैं कि मिथिलेश भाई ने बताया कि टोटल 37 प्लेज शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें से 10 हिस्टोरिकल प्ले है। मैं आपसे और एक क्वेश्चन लूंगा, उन्होंने कितना सोनेट लिखा है? 154। ठीक है, बस आप म्यूट कर लीजिए। अब मैं सुनील शर्मा जी से मुखातिब हूँ। सुनील जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? जैसा कि मिथिलेश भाई ने बताया कि शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखा है, तो ये जो सॉनेट है 154 सॉनेट, यह सॉनेट जो है कब पब्लिश हुआ है और पब्लिशर का क्या नाम था? व्हेन डिड इट पब्लिश एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पब्लिशर? नहीं, नो, 1609 में, 1609 में पब्लिश हुआ है। पब्लिशर का क्या नाम था? नहीं, आप ड्रामा में चले जा रहे हैं। आप बता रहे हैं लेकिन सही चीज बता रहे हैं, लेकिन वो चीज ड्रामा का हिस्सा है। उनका जो सॉनेट है 154 सॉनेट है, 1609 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। पब्लिशर का नाम थॉमस हार्पे रहा है, या थॉमस हार्पे। दूसरा चीज सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप बात करते हैं कि उन्होंने 154 सॉनेट लिखा, तो ये सॉनेट उन्होंने किसको किसको एड्रेस किया है? हम्म, उनके जो दोस्त थे। देखिए, लेकिन आपको यहाँ से सुधार करना चाहूंगा कि 154 सॉनेट में से पहले नंबर से लेकर 126 तक उन्होंने जो एड्रेस किया हुआ है, उसमें डब्ल्यू एच को एड्रेस किया हुआ है, जिसका जो है इनिशियली कहा जाता है कि विलियम हर्बर्ट, ऐसा मिलता है, जो उनके क्लोज फ्रेंड थे। दूसरा जो, और जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन साउथहैम्पटन के गवर्नर। इट इज सेड दैट, ये ऐसा नहीं कि इट्स, आप कह सकते हैं कि अभी भी जो है डाउटफुल है, बट द क्रिटिक्स बिलीव कि शायद वो वही रहे, क्योंकि शेक्सपियर ने खुद कहीं पे नाम नहीं लिखा कि ये जो है डब्ल्यू एच का मतलब है। उन्होंने इनिशियल चाहे जो डब्ल्यू एच किया हुआ हो, बट यू डोंट नो कि हु वाज डब्ल्यू एच, ऐसा कहा जाता है वो रहे। दूसरा पॉइंट जो है कि 127 से लेकर 152 तक जो उन्होंने एड्रेस किया है, डार्क लेडी को एड्रेस किया है, एंड क्रिटिक्स बिलीव की डार्क लेडी उनकी बिलव्ड थी। उसके बाद लास्ट का 153 और 54 जो है वो गॉड क्यूपिड को एड्रेस किया गया है, CUPID, गॉड क्यूपिड को। तो इस तरह से 154 सॉनेट जो 1609 में पब्लिश हुआ। 1609 में पब्लिश होने के साथ साथ थॉमस हार्पी उसके पब्लिशर थे, वो वहां पे वो चीजें होती। दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा, हम सॉनेट की बात कर रहे हैं, तो सॉनेट का फादर किसको कहा जा सकता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ सॉनेट? नहीं, पेट्रार्च। पेट्रार्च इज नोन एज फादर ऑफ सॉनेट। आप जो सर टॉमस यॉर्ट की बात कर रहे हैं, सर टॉमस यॉर्ट इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इन इंग्लैंड। दो क्वेश्चन बनेगा, दोनों को आप क्लियर कर लीजिए। कि एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सॉनेट इज पेट्रार्च। दूसरा चीज की सर टॉमस यॉर्ट इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इनटू इंग्लैंड। ये दो अलग क्वेश्चन। तीसरा चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सोनेट पेट्रार्च ने लिखा, उसमें उन्होंने किसको एड्रेस किया है? ओके, 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 ठीक है। आप अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन के साथ जो है, मैं अभी आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, शेक्सपियर पर ही बात आपसे मैं करूंगा। और जब जो है सोनेट वाला मैं किसी और दूसरे से मैं पूछना चाहूंगा। आई थिंक कि मुझे, सतीश भाई,
अगर आप अपने आप को म्यूट कर सके, अनम्यूट कर सके, जहां आपका नाम लिखा है देयर इज अ माइक, सिंबल ऑफ माइक, आपको वही टच करना, उससे आप म्यूट और अनम्यूट हो जाएगा। ओके, गोपाल जी, सुरभि जी से बात हो गई है। प्रेमलाल जी, आप आंसर देना चाहेंगे? नहीं। नेहा, नेहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिटिया। आपको पूरा सोनेट को लेकर के मैं सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा, आपको जो है आंसर देना है, जो नहीं आएगा हम लोग आपस में एक दूसरे का आंसर देंगे। सबसे पहला चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेटा जो पेट्रार्क थे उन्होंने अपना सोनेट किसको एड्रेस किया है? अपनी बिलवेड लाउरा को। और मुझे लगता है कि सुनील जी आवाज जा रही है, आप ध्यान से सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आप इसको ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि मैं आपसे दोबारा इस टॉपिक पर आऊंगा। तो उन्होंने किसको जो किया हुआ, लाउरा को एड्रेस किया है। दूसरा चीज बेटा कि जब सोनेट इंग्लैंड में आया तो उसको सर थॉमस यॉर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। सर थॉमस यॉर्ट ने कौन से पैटर्न को फॉलो किया, सोनेट के किस पैटर्न को फॉलो किया? पेट्रार्चन पैटर्न। पेट्रार्चन पैटर्न की खासियत क्या है? व्हाट डू यू फाइंड इन पेट्रार्चन पैटर्न? पेट्रार्चन पैटर्न में ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। ऑक्टेव कितने लाइन का स्टैंजा होता है? सेस्टेट कितने लाइन का स्टैंजा होता है? 6 लाइन का। तो ऑक्टेव 8 लाइन का स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन्स का स्टैंजा। मैं बेटा ये जानना चाहूंगा कि पेट्रार्च के सोनेट का राइम पैटर्न क्या था? व्हाट वाज द राइम पैटर्न ऑफ हिज सोनेट? हाँ, या नेहा टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि जो राइम पैटर्न था, बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। उन्होंने 3 पॉइंट बताया कि जो राइम पैटर्न था वो क्या था, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। आवाज मेरी, ये अब जा रही है आवाज मेरी? ओ, ओ, ओके। सो यू विल कम कि ये उसका पैटर्न रहा। उसके बाद बेटा जब आप आगे मूव करते हैं या आगे बढ़ते हैं सोनेट को लेकर के, तो सोनेट जब इंग्लैंड में आया तो सोनेट के स्ट्रक्चर या सोनेट की बॉडी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और यह परिवर्तन जो है हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे लाते हैं। कौन लाता है? हु ब्रिंग दिस चेंज? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे। हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे जो है, उन्होंने सोनेट में कौन सा परिवर्तन लाया था, कैसा चेंजेस लाया? कोई बात नहीं, मैं आपको दे रहा हूं कि उन्होंने जो है क्या किया था कि ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किए थे। जैसे कि आपने देखा कि पेट्रार्च ने ऑक्टेव का यूज किया, सेस्टेट आपने मुझे बताया, उसी चीज को सर थॉमस यॉर्ट ने भी फॉलो किया। लेकिन सर थॉमस यॉर्ट के बाद सोनेट के स्ट्रक्चर में वी फाइंड अ बिग चेंज। और वह जो बिग चेंज था किसके द्वारा लाया जाता है? हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे के द्वारा लाया जाता है। और हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने क्या किया था, 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। बेटा मैं ये जानना चाहूंगा कि क्वार्ट्रेन क्या होता है? 4 लाइन स्टैंजा क्वार्ट्रेन होता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कपलेट क्या होता है? 2 लाइन, या 2 लाइन स्टैंजा को कपलेट कहा जाता है। हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने जो कुछ भी चेंज किया या जो भी चेंजेस लाया, उसी को शेक्सपियर ने अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब शेक्सपियर के 154 सॉनेट में 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट है। वी फाइंड 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट। बट आई वांट टू नो कि शेक्सपियर के सॉनेट का राइम पैटर्न क्या रहा? व्हाट वाज द राइम पैटर्न ऑफ दिस सॉनेट? या नहीं बेटा, ए बी बी ए और ई एफ ई एफ ए बी सी डी ई एफ पहला जो क्वार्ट्रेन है उसका होगा ए बी। इसका बहुत आसान सा तरीका है कि ए बी, अगर अब्बा आप याद किए रहेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। ए बी, उसके बाद दूसरे का सी डी,
फिर उसके बाद ई एफ लास्ट का जो कपलेट है उसका क्या है, जी जी। ये पार्टिकुलर चीज आप पाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, सानेट को लेकर के हम और आगे बढ़ते हैं। तो शेक्सपियर के बारे में बात हो गई कि 154 सोनेट लिखे हैं, 1609 में पब्लिश हुआ है, थॉमस हार्पे ने पब्लिश किया है। फिर हमें ये पता चलती है कि उन्होंने डब्ल्यू एच को 1 से लेकर 126 तक एड्रेस किया, 127 से 152 तक डार्क लेडी को, 153 और 54 उन्होंने क्यूपिड को एड्रेस किया। उनके सोनेट पे लव है, ब्यूटी है, रोल ऑफ टाइम है, इस तरह की बातें करते हैं। उनका सोनेट काफी हाईली लिरिकल है, म्यूजिकल है, एलिटरेटिव है। उसके बाद बेटा जो है, अगर आप और आगे जाते हैं सोनेट को लेकर के, तो एक सोनेट का कलेक्शन रहा है जिसका नाम है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। एक सोनेट का कलेक्शन है एस्ट्राफेल एंड स्टेला। मैं ये जानना चाहूंगा, एस्ट्राफेल और स्टेला किसका क्रिएशन है, किसकी, हुज क्रिएशन इज इट? सर फिलिप सिडनी का, या एस्ट्राफेल और स्टेला सर फिलिप सिडनी का है। उसमें बिटिया एस्ट्राफेल किसके लिए आया और स्टेला किसके लिए आया? या एस्ट्राफिल फिलिप सिडनी के लिए है, स्टेला उनकी विलव के लिए, या गुड। उसके बाद जो है आप और आगे चलते हैं तो एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट आता है जिसका नाम है एमोरिटी, AMORETI। जो बिटिया एमोरिटी है वह किसका कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, किसका क्रिएटिविटी है? एडमंड स्पेंसर की क्रिएटिविटी है। जो एडमंड स्पेंसर है वो किस एज के पोएट थे? एलिजाबेथन एज के। एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट पोएट कहा है? चार्ल्स लैम ने कहा है, गुड, चार्ल्स लैम ने कहा है। एडमंड स्पेंसर ने जो अपना सोनेट है जिसका नाम क्या है, कि आपको मैंने बताया कि उसका एमोरिटी है, किसको उन्होंने डेडिकेट किया है? एलिजाबेथ बॉयल, या गुड, एलिजाबेथ बॉयल को उन्होंने डेडिकेट किया है, एलिजाबेथ बॉयल, BOYL। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो एक और कलेक्शन ऑफ सॉनेट आता है जिसका नाम है हॉली सॉनेट। हॉली सॉनेट किसका है? जॉन डन का है। हॉली सॉनेट किसका है? जॉन डन का। जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। एक जो है बेटा उनका एक सॉनेट है अलग, वो कलेक्शन नहीं है, नाम है जिसका नाम है डेथ शैल नॉट बी प्राउड। अगर कभी ये पूछा जाता है कि डेथ शैल नॉट बी प्राउड किसने लिखा है, तो यह सॉनेट है किसका? जॉन डन का सॉनेट है। इट्स अ सॉनेट ऑफ जॉन डन, डेथ शैल नॉट बी प्राउड। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप और आगे मूव करते हैं तो किसका आता है? आपका जॉन मिल्टन का आता, वो सॉनेटियर भी थे, एपिक राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, प्रोज राइटर भी थे। उन्होंने एक सॉनेट लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो खुद उनकी लाइफ को डील करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कब अंधे हुए थे, कितनी साल की उम्र में अंधे हुए थे? मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, एंड व्हाट वाज दैट ईयर? ही, नहीं बेटा, ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 44। और उसकी जो समय था 1652 में, क्योंकि 1608 में उनका जन्म हुआ है, जब आप 44 साल उसमें जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, 1652 हो जाएगा। तो ये चीज है उसमें जो है। दूसरा चीज की ये लाइन कहाँ से ली गई है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह इसकी पहली लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और ये लाइन कहाँ से ली गई कि गॉड डॉथ नॉट एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइड। हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। थोड़ा सा आप उसको और वो करिएगा तो कम से कम ये चीज जरूर किया जा सकता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ा जा सकता है। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो इसको वो देख सकते हैं। मैं आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो कलेक्शन ऑफ सॉनेट को लेकर के एक और चीज आता है कि खास करके डडल सॉनेट, अगर हम रोमांटिक एज में आए तो रोमांटिक एज में डडल सॉनेट किसका क्रिएशन है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। डडन किसका नाम है? या रिवर का नाम है? डडन एक रिवर का नाम है। और उसमें 523 सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था।
उनकी मैं कुछ एक दो अलग से सॉनेट को लेकर के मैं जिक्र करूंगा। एक उनका सॉनेट है कि आपका क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उन्होंने पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट को फॉलो किया, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और इसके अलावा उनका एक और सॉनेट था, मिल्टन 1802। मिल्टन 1802, जो मिल्टन 1802 है उसका सब टाइटल क्या है? लंदन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिल्टन 1802 का सब टाइटल है लंदन। इसके अलावा बेटा मैं एक लाइन पूछ रहा हूं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, ये लाइन कहां से ली गई है? टू मिल्टन से ली, टू मिल्टन या मिल्टन 1802 या लंदन से। और अगर जो है कि मैं एक और आपसे लाइन पूछूं कि वी आर ओनली स्पेंडिंग आवर टाइम लेट एंड नाइट ओनली टू गेट मनी, एक सेंस निकल रहा, एक सेंस निकल, एग्जैक्ट लाइन नहीं है। ये जो थीम है, जॉन मिल्टन ने मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपने किस सॉनेट में क्रिटिसाइज किया? जॉन मिल्टन क्रिटिसाइज द मटेरियलिस्टिक, सॉरी वर्ड्सवर्थ, सॉरी वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द मटेरियलिस्टिक लाइफ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसका नाम ही जो है वो हो रहा है। उसके बाद मैं आपसे और चूंकि मैं कहा हूं कि सॉनेट में आपसे ही खत्म करना चाहता हूं, अगर मैं और आगे चलता हूं तो एक पॉइंट हमें और देखने को मिलेगा। वह पॉइंट ये है कि जब आप वो और देखते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सॉनेट में एक कलेक्शन आता है पुर्तगीज सॉनेट। पुर्तगीज सॉनेट किसका था? पुर्तगीज सॉनेट गोपाल जी आप बताना चाहेंगे, आप में से कोई? रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। पुर्तगीज सॉनेट जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था, जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट। बेटा इसके अलावा जो है मैथ्यू अर्नॉल्ड ने शेक्सपियर पर शेक्सपियर नाम का एक सॉनेट लिखा है। उसमें वो एक लाइन, हाँ उसमें वो एक लाइन कहते हैं कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये हम सबको याद करना चाहिए कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये चीज किसने लिखा हुआ? ये चीज मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन पूरा सॉनेट भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, या सॉनेट का क्यों करना पड़ा? क्योंकि शेक्सपियर एज अ सॉनेटियर थे, उन्होंने इसको लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं सोनिया जी से मुखातिब नहीं, सोनिया जी से नहीं, मैंने छोड़ा हुआ था अभी, मैं सोनिया जी के पास मैं बाद में आऊंगा। सुनील जी से मैं अभी और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैंने वहां पे छोड़ दिया था। नेहा आपने बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, नेहा ने, मिथिलेश जी ने और गोपाल जी ने। अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू कि यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई फील प्राउड कि इन नियर फ्यूचर यू विल क्रैक एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट अ परमानेंट जॉब इस साल इंशाल्लाह, ईश्वर ने चाहा तो जरूर उसकी ब्लेसिंग आप सारे लोग जो है पाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों को करना, लेकिन आप लोग रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं तो इससे हमें भी खुशी होती कि हमारा कम से कम जो परिश्रम है वो बेकार नहीं जाता है। तो दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा कि सुनील जी की जो शेक्सपियर है, उन्होंने कितना ड्रामा लिखा था? 37 ड्रामा लिखा था, 10 हिस्टोरिकल प्ले था, जिसमें मिथिलेश भाई ने बता दिया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि उनका जो कलेक्शन ऑफ प्ले है, जिसको फर्स्ट फोलियो कहा गया, ये कब पब्लिश हुआ? 1623 में पब्लिश हुआ था, नाइस। और इसको पब्लिशर का नाम क्या था? हेमिंग और कॉन्डेल, HEMING, हेमिंग एंड कॉन्डेल, CONDELL। हेमिंग और कॉन्डेल वे लोग क्या थे, राइटर थे या एक्टर थे? दे वर द एक्टर, दे वर द एक्टर। या वो एक्टर थे, राइटर नहीं थे। उन्होंने किया था, वो एक्टर थे। दूसरा चीज जो है, जब फर्स्ट फोलियो आता है तो फर्स्ट फोलियो में टोटल कितना प्ले था? कौन से एक प्ले को ओमिट किया गया था?
पेरिक्लीस को। टोटल कितना प्ले था? 36 प्ले था, उसमें से एक प्ले को ओमिट किया गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम पेरिक्लीस था। दूसरा चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी कि इसका जो सेकंड फोलियो आया था वो कब आया था? 1632 में वही लोग लाए हुए थे, उसमें पेरिक्लीस को इंक्लूड किया गया था। या तीसरा चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि शेक्सपियर के ऊपर जो है यूनिवर्सिटी विट्स के किस राइटर का सबसे ज्यादा प्रभाव था? विच राइटर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर? आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको प्रभावित किया। क्रिस्टोफर मार्लो ने प्रभावित किया था। क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स के एक लीडिंग ड्रामेटिस्ट है, लैटिन स्कॉलर है। ही रोट ट्रेजिडीज एंड हिस्टोरिकल प्ले। पहला हिस्टोरिकल प्ले इंग्लिश में उन्होंने ही लिखा जिसका नाम एडवर्ड सेकंड है। उनके और प्ले है टैम्बरलेन, डॉक्टर फास्टस, जीव ऑफ माल्टा, ये सारी चीजें हम लोगों ने सुना है। मेरा आपसे ही सुनील जी एक और क्वेश्चन है कि फॉर whom it is said that he paved the way for Shakespeare, he paved the way for Shakespeare, किसके लिए कहा जाता है? मेरा क्वेश्चन है फॉर whom, किसके लिए इट इज सेड या कहा जाता है कि he paved the way for Shakespeare, उसने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया? या ये बात जो है आप में से कोई भी? क्रिस्टोफर मार्क। या सुनील जी ये जो बात है ये कही जा रही है कि शेक्सपियर के लिए रास्ता किसने तैयार किया? जो चीज आप यूनिवर्सिटी विट्स में आप देखते हैं इसी को दूसरे ढंग से पूछा गया था कि हु इट इज सेड दैट कि हु पेव्ड द वे। हु का मतलब कौन से आदमी ने, कौन से पर्सन ने शेक्सपियर को राह दिखाई, शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया? रास्ता तैयार करने का मतलब कि पहले उसने ट्रेजिडी लिखा, हिस्टोरिकल प्ले लिखा, उसको देख करके या उसको कॉपी करके या उसकी स्टाइल को देख करके शेक्सपियर रोट समथिंग। मेरा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अच्छा, मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि हु डिवाइडेड शेक्सपियर से लिटरेरी कारियर इनटू फोर पार्ट? शेक्सपियर के लिटरेरी कारियर को किसने चार हिस्सों में बांटा? डॉक्टर डाउडन ने उनके जो है लिटरेरी कारियर को चार हिस्सों में बांटा है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके अलावा जो उनके चार हिस्से हैं उनमें से अगर आप देखेंगे कि इस चीज को लेकर के और भी आते हैं, हिस्टोरियंस आते हैं या आप कह सकते हैं राइटर आते हैं, जिसमें डब्ल्यू जे लॉन्ग भी है, एडवर्ड एल्बर्ट भी है, लेकिन सब जो डॉक्टर डाउडन को ही लगभग फॉलो करते हैं। कुछ इधर से उधर चीजें होंगी कि कोई जो है कुछ सन को या उस चीज को नाम अलग कर देगा, लेकिन हर राइटर जो है उनके लिटरेरी कारियर को चार हिस्सों में बांटेगा। तो चार हिस्सों में बांटने की जो परंपरा रखी है किसने रखी? डॉक्टर डाउडन ने रखी है। बाद में उन्हीं चीज को लेकर के लोग अपने अपने ढंग से बांटते हैं, हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर जो सबसे बड़े क्रिटिक है उनका नाम क्या, उनकी किताब का नाम क्या, कब पब्लिश हुई? Who is the well known critic on Shakespearean tragedy? What the book has been written by that person? When did it publish? आप में से और आप में से और कोई? यस, ए। यस। या तो सबसे पहली बात तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर एक बड़े राइटर जिनका नाम है AC ब्रैडली, BRADLEY, उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम से एक किताब लिखा। यह किताब 1904 में पब्लिश होती है। AC ब्रैडली की यह किताब कब आती है? 1904 में पब्लिश होती है। और आपसे ही फिर एक और क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के ऊपर एक कॉमेडी, उनकी कॉमेडी पर भी एक बड़े क्रिटिक है, उनका नाम क्या है और उनकी किताब का नाम क्या है? जैसे ट्रेजेडी पर है ऐसे कॉमेडी पर। हाँ, एलार्डाइस निकोल। एलार्डाइस निकोल, ALLARDYC, एलार्डाइस निकोल, NICO। हाँ।
शेक्सपियरियन कॉमेडी के नाम से उन्होंने जो है क्या किया, किताब लिखा हुआ है। आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्रिटिक है जो कहता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज नॉट हीरोज बट हीरोइंस। जॉन रस्किन है जो इस बात को कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज जो है, जब आप शेक्सपियर के इन पार्टिकुलर चीजों को देखते हैं तो उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा। शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट क्या है? हाँ, उसका सीरियल आप बताइए। हाँ, या आपने मैकबेथ को 2 बार बताया, पांच में भी बता दिया फिर। यस, ये सीरियल है ये। या इसको सिंपल सा रटने का तरीका क्या है, हुक्म। HOKM, H फॉर हैमलेट, K फॉर किंग लियर, O फॉर ओथेलो, M फॉर मैकबेथ। और ये जो आया है 1602, 1604, 1605, 1606। 1602, 1604, 1605, 1606। उसके बाद मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जब आप इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं तो जो पहला पीरियड है, ये पहला पीरियड कब से कब तक कवर करता है, डेट क्या है? 1588 से 1595 तक। पहले पीरियड को क्या नाम दिया गया है? अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। और इस पीरियड में यूनिवर्सिटी विट्स का बहुत ज्यादा असर है। और इसी पीरियड में उनके प्ले प्ले टीटस एंड्रोनिकस आया है, कॉमेडी लव द लेबर्स लास्ट आया है, हिस्टोरिकल प्ले हेनरी सिक्स आया है, कॉमेडी ऑफ एरर्स आया है, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना आया है, रिचर्ड थर्ड आया है, रिचर्ड सेकंड आया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो रिचर्ड थर्ड उनका हिस्टोरिकल प्ले है, यह क्रिस्टोफर मार्लो के किस प्ले से प्रभावित था? एडवर्ड सेकेंड, नाइस आंसर। जो रिचर्ड सेकेंड है, क्या इसको लिरिकल ट्रेजिडी कहा जाता है? या इसको लिरिकल, रिचर्ड सेकेंड को लिरिकल ट्रेजिडी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी समय में इनका 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम आया हुआ, उसका आप नाम बता सकते हैं? यस, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लिक्रिस। यस, बहुत अच्छा। इसी समय उनका एक और हिस्टोरिकल प्ले किंग जॉन आता है, एक कॉमेडी आती है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट आता है। ठीक है, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। कम से कम काफी बात हुई, खासकर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मिला कि उनका एक जो हिस्टोरिकल प्ले जो रिचर्ड थर्ड है, वो क्रिस्टोफर मार्लो के एडवर्ड सेकंड से प्रभावित है। और जो रिचर्ड सेकंड है, वह एक लिरिकल ट्रेजेडी। इसके बाद जो है मैं मुखातिब होना चाहूंगा। सुरभि से बात हुई थी, सोनिया आवाज जा रही है बेटा? सोनिया, बेटा आप कुछ बोल रही, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आई डोंट नो कि आपके साइड में नेटवर्किंग इशू है या क्या प्रॉब्लम। अभी मैं फिर आपके पास वापस आता, आप केवल ध्यान से सुनिए, नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। शमामा, शमामा जी, आर यू रेडी? मैं, हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उसका मुझे जवाब दीजिए। जैसा कि आपने देखा कि सुनील जी ने शेक्सपियर के फर्स्ट पीरियड को लेके बात किया, जो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, 1588 से 1595। उसमें हिस्टोरिकल प्ले आया है, रोमन प्ले भी आया है, टीटस एंड्रोनिकस, एक और रोमन प्ले रोमियो और जूलियट आया है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोयम आए हुए हैं, जिसमें रेप ऑफ लिक्रिस, वीनस एंड एडोनिस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो सेकेंड पीरियड है वो कब से कब तक? सेकेंड पीरियड कब से कब तक?
सेकंड पीरियड फिर से बिटिया बताओ। इज इट, बिटिया ये पहला पीरियड है कि दूसरा पीरियड? तो 1588 से शुरू हुआ या 1595 से शुरू हुआ? या, अब आपने सही बताया। पहला जो पीरियड है, पहला जो पीरियड था वो 1588 से शुरू होता है, 1595 में क्लोज होता है। दूसरा पीरियड भी 1595 से शुरू होता है, 1600 ईस्वी में जाकर के क्या होता है, क्लोज होता है। ये जो पीरियड है, इस पीरियड को क्या नाम दिया गया था? एंड डेवलपमेंट। इस पीरियड में उनके किस किस तरह के प्लेस आए हैं? ट्रेजिडी आई है, रोमांस आया है, या कॉमेडी और क्रॉनिकल्स आया? कॉमेडी और क्रॉनिकल्स आया। कॉमेडी और क्रॉनिकल्स से क्या मतलब? क्रॉनिकल का मतलब क्या है? हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस। क्रॉनिकल्स का मतलब हिस्टोरिकल प्लेस। इसके अलावा आप ये मुझे बताइए कि इसी समय एक उनका प्ले आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1596 में। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इज इट ट्रेजिडी और कॉमेडी और ट्रेजिक? ट्रेजिक कॉमेडी। इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक क्रिटिकल एसे लिखा था, प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो 1765 के में शायद आती है। उसमें उन्होंने शेक्सपियर को एडमायर किया था। ही एडमायर विलियम शेक्सपियर फॉर राइटिंग व्हाट? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी है, उन्होंने एक क्रिटिकल एसे लिखा जिसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और शेक्सपियर की तारीफ की थी। किस वजह से की थी? क्या नाम था? क्या क्या रीजन था? कोई बात नहीं बेटा, फॉर राइटिंग ट्रेजिक कॉमेडी, जो आपने अभी आंसर दिया था कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ट्रेजिक कॉमेडी है, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनकी तारीफ इसलिए की थी कि इस चीज को जो है उन्होंने लिखा हुआ था। एक नया उन्होंने शुरुआत, ट्रेजिक कॉमेडी, उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, इसकी वजह से उनको ये चीज। तीसरा चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की चीजों को देखती हैं या वो करते हैं, तो उनके हिस्टोरिकल प्ले आए थे। आप कोई एक हिस्टोरिकल प्ले का नाम बता सकती जो इस एज में आया हुआ हो? इस एज में जो हिस्टोरिकल प्ले आया है, कैन यू टेल मी द नेम? हाँ। ओके 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 ओके, डजंट मैटर, डजंट मैटर। जो उनका हिस्टोरिकल प्ले था, बेटा आप देखेंगे तो इसमें जो है हेनरी फोर्थ और हेनरी फोर्थ का पार्ट वन है, और हेनरी फोर्थ का पार्ट टू है। ये दोनों आया हुआ है। ये दोनों आया हुआ है। या, और इसके अलावा इनकी कॉमेडी है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेडी जिसको मैं प्योर, मैं क्या लोग कहते हैं कि प्योर कॉमेडी, वो भी आई हुई। इसका नाम आप बता सकती हैं? आई थिंक यू हैव गॉन with that lecture. You were in class when I dealt with that those plays. दो प्योर कॉमेडीज उनकी इस सेशन में आई हुई है, वो कौन कौन सी थी? आप में से कोई भी? कॉमेडी ऑफ एरर, ममता जी करें। ममता जी, मैं प्योर कॉमेडी। यस, यस, एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट। एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट। और एक चीज, हाँ, एक चीज और भी है कि ये पूरा लेक्चर ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। पहले के भी पूरे लेक्चर जो इवनिंग में क्लास होती है, उसके भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और उसका आज मैं जितने लेक्चर इवनिंग के हुए हैं उसका लिंक मैं जो है कहाँ पे शेयर कर दूंगा, आपके इसी टीचमेंट ऐप के स्टडी मटेरियल पर। टीचमेंट ऐप के स्टडी मटेरियल पर।
तो आप जा करके एक एक जितने लोग हैं सबके लिए उन सारी चीजों को अगर आप कवर कर लेंगे, तो अगर मैं कभी भी ओरल या रिटन टेस्ट लूंगा दोबारा, तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा चीज, हाँ, दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज जब आप कोई भी क्या कहते हैं कि वीडियो यूट्यूब पे देखिए, तो कोई ना कोई कमेंट, अगर आपको अच्छा लगता है अच्छा कमेंट, बुरा लगता है बुरा कमेंट, लाइक डिसलाइक कमेंट जरूर उस पर छोड़ दीजिए करिए, क्योंकि उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, दूसरा चीज और लोगों तक वो पहुंचेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो और लोग हैं उनको चैनल के बारे में बताइए, दे हैव टू सब्सक्राइब, दे हैव टू सब्सक्राइब, कि जस्ट टेल देम, हाँ, जस्ट टेल देम, उनको उसके बारे में भी आप बताइए। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो एक चीज ये है कि ये जो पीरियड था, जो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जिसमें कॉमेडीज और क्रॉनिकल्स आया, जिसमें मैं शमामा जी से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिए हुए हैं सारी चीजों के, उसमें चीजों को लेकर के। और मच एडो अबाउट नथिंग भी कॉमेडी आई है, एज यू लाइक इट प्योर कॉमेडी रही है, और साथ ही साथ ट्वेल्थ नाइट आया हुआ है, ये सब चीजें रही हैं। हिस्टोरिकल प्ले में हेनरी फिफ्थ भी आया था, और एक रोमन प्ले जूलियस सीजर भी आया हुआ था। तो जूलियस सीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो इस समय आया हुआ है। शमामा जी के बाद मैं ममता जी को एड्रेस करना चाहूंगा। ममता जी, जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड को एक तरह से ग्लूम एंड डिप्रेशन कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन ये था कि डार्क साइड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया गया, ज्यादातर उसमें ट्रेजिडीज आई हुई है, और उन ट्रेजिडीज में ऑलरेडी अभी आपके सामने सुनील शर्मा जी ने उसको क्रोनोलॉजिकली उसको बताया। कुछ कुछ कॉमेडीज भी है, जैसे कि आप जानते हैं ट्रायलस एंड क्रेसिडा है, आल्स वेल दैट एंड्स वेल है, मेजर फॉर मेजर है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक रोमन प्ले आया है, तमाम चीजें। और मैकबेथ भी आप इसी में पाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो तीन कॉमेडी आई हुई है जिसका नाम, ये सब सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो तीन कॉमेडी आई है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, इन तीनों को कॉमेडी में किस कैटेगरी में रखा जाता है? प्योर कॉमेडी में रखा जाता है, ट्रेजी कॉमेडी में रखा जाता है, बिटर कॉमेडी में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? बिटर कॉमेडी, नाइस आंसर। कि इन तीनों को बिटर कॉमेडी में, कौन कौन से तीन है? ट्रायलस एंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, इन तीनों को किसमें रखा जाता है? बिटर कॉमेडी में रखा जाता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो हमें ये समझना चाहिए कि जो फोर्थ, इसी इसी पीरियड में, जैसे हमने आपसे बात किया कि हैमलेट आया, आप बता सकते हैं हैमलेट का सोर्स क्या है? सर फिलिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ द प्ले, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स, उसका सोर्स क्या है? टॉमस लॉज का रोजालिंड, या टॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी क्लास अटेंड करते हुए कितना दिन हुआ है? अब अब आप जो है, सबसे पहला काम करिएगा कि जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो इस टीचमेंट ऐप पर आज मैं लिंक के माध्यम से डालूंगा, एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से उसको कवर करिएगा। सबसे पहले मैं शेक्सपियर के ही सारे वीडियो डालूंगा यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। शेक्सपियर से रिलेटेड जितने लोग हैं सब लोग सुन रहे होंगे, टीचमेंट ऐप पे एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल पर मैं यूट्यूब चैनल के शेक्सपियर से रिलेटेड सारे वीडियो डालूंगा। उसे आपको जा करके देखना एक एक करके, करीब 15-16 वीडियो जो भी होगा। तो जो दिया, जो उसका सोर्स है, वो आपका जो है टॉमस लॉज का, मैंने जो ऑप्शन दिया था, क्या क्या दिया था? टॉमस लॉज का रोजालिंड दिया था, थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जो सही ऑप्शन था वो मैं मिस किया था, वो टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी है, टॉमस किड स्पेनिश ट्रेजिडी। और और मैं आप में से किसी से, कोई भी अगर मुझे बताना चाहे कि
जो प्ले आपका एज यू लाइक इट है उसका सोर्स क्या है? आप में से कोई भी? थॉमस लॉज का रोजालिंड। एज यू लाइक इट का सोर्स थॉमस लॉज का रोजालिंड। और आपको पहले बता दिया गया कि जो हैमलेट है उसका सोर्स क्या है? टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। और जो आपका हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड था उसका जो है सोर्स क्या था? एडवर्ड सेकेंड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो तीनों कॉमेडी रही है जो आपने बताया, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ये तो बिटर कॉमेडीज में है। एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट को क्या इसको प्योर कॉमेडी में रखा जाएगा? ओ नो। प्योर कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका ट्रेजी कॉमेडी है और ये किस कैटेगरी में जाएगा? प्योर कॉमेडी में जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि या दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप जो है बात करते हैं और सेक्शन को लेकर के, खास करके एंटनी और क्लियोपेट्रा, ये रोमन प्ले है, लव ट्रेजेडी है, किंग लियर, तो जो हैमलेट है, हैमलेट का सेटिंग कहाँ है? किस जगह पूरा प्ले घटित होता है? ठीक है, डेनमार्क। और अगर मैं आपसे ओथेलो की पूछूंगा तो? वेनिस स्कॉटलैंड इंग्लैंड। अच्छा ठीक है, वेनिस। किंग लियर का सेटिंग कहाँ है? इंग्लैंड में है। मैकबेथ का सेटिंग स्कॉटलैंड है। मैकबेथ का जो थीम है वो क्या है? या ओवर एम्बिशन, या आप कह सकते हैं इविल एम्बिशन। मैकबेथ के अलावा जो है जो आपका हैमलेट है उसका थीम क्या है? डिले इन एक्शन, या प्रोकास्टिनेशन, या प्रोकास्टिनेशन और डिले इन एक्शन। प्रोकास्टिनेशन और डिले इन एक्शन। उसके बाद जो है एक और पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर बात की जाए कि ओथेलो का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ ओथेलो? आप में से कोई भी? या आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हीरो, आई एम आस्किंग अबाउट द थीम ऑफ द प्ले। मूर ऑफ वेनिस इज द हीरो, जो कि किसके लिए आता है? ओथेलो के लिए आता है। वह तो उसका डेजिग्नेशन है उसका। या अच्छा, आई थिंक कि आवाज मुझे मिली है शायद सुरभि, सुरभि की। यस। अच्छा, सुरभि ने बताया है कि वह क्या है? एक तो जेलस नेचर, दूसरा ईगो। जेलस नेचर आपको ये ध्यान में रखना है। जेलसी जिसको कहा जाता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या की आग में जलना। कौन जल रहा है? इयागो जल रहा है। क्यों जल रहा है? इयागो जिस चीज को चाहता था वह उसको मिला नहीं। जिस पोस्ट पे वह जाना चाहता था, क्योंकि उसके रास्ते में रोड़ा कौन अटकाया हुआ था? ओथेलो। तो वह ओथेलो से जलता है और ऐसी चाल चलता है कि उसमें ओथेलो के हाथों वह उसकी बीवी डेस्डिमोना का कत्ल करवा देता है। आर दिस थिंग्स वी फाइंड तो जेलस नेचर। किंग लियर का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ किंग लियर? किंग लियर। ओवर, या ओवर क्रेडुलिटी, या क्रेडुलस, CREDULOUS, जल्दी विश्वास कर लेना। टू बिलीव इन फ्लैटरी एंड फॉल्स स्टेट, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना और उस वैसा नेचर होना, इस वजह से।
तो मुझे लगता है कि ये जो 3 सेक्शन था शेक्सपियर का, वो जो है कंफर्म हो गया है। मैं देखिए, मैं सबका आरती मैडम का माइक की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वहां पे नहीं कह सकता हूँ। सिकंदर अली अगर कुछ कहना चाहे तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो माइक को म्यूट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हूँ। या प्रेमलाल जी अगर कुछ आंसर देना चाहें। सोनिया की आवाज नहीं, सोनिया बेटा एक बार फिर से आप माइक को अनम्यूट करिए और मुझे जवाब दीजिए। हेलो बेटिया, सॉरी कि आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। आप मुझे लग रहा है आप कुछ बोल रही हैं, हो सकता है नेटवर्किंग इशू आपके साइड में हो। मेरी आवाज आपको जा रही होगी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। शमामा जी से मैंने बात कर लिया है। प्रेमलाल जी और सिकंदर जी और साथ ही साथ सतीश जी को मैं कहना चाहूंगा कि जहां आपका नाम लिखा है वहीं पे देखिए एक माइक का सिंबल है। जब आप माइक को टच करेंगे तो आप अनम्यूटेड हो जाएंगे, आपकी आवाज मेरे तक आएगी। और ये हम सबको सीखना चाहिए, बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ ऐसा उसमें करना नहीं है। जी गोपाल जी। या यू कैन से, यू कैन से। या या आई विल गिव यू। या या मोस्ट वेलकम आपका, एंड थैंक्स फॉर योर स्वीट एंड काइंड वर्ड। अनडाउटली जो आपका सजेशन है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत सजेशन है। आई विल फॉलो एंड आई विल आल्सो गिव यू ऑन योर एडवाइस, आई विल गिव यू 4 और 5 4 डेज। अब मैं अगला जो ओरल टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि पर डे टेस्ट नहीं हो सकता है, अगला जो मैं ओरल टेस्ट कराऊंगा वो केवल शेक्सपियर के वर्क को लेकर कराऊंगा, क्योंकि शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ाए हुए मुझे कई दिन हो गया था। तो शेक्सपियर की बायोग्राफी, शेक्सपियर का सोनेट, शेक्सपियर का आप कह सकते हैं कि जो इनका जो है लिटरेरी करियर था, जिसमें अभी एक सेक्शन बचा हुआ है, वो मैं मिथिलेश भाई और गोपाल जी में ही मैं डिस्कस करूंगा भी। तो ये चीज रहा है, उसको भी मैं भी डिस्कस करूंगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसा कि गोपाल जी का एडवाइस आया हुआ है कि अब जब ड्रामा पर बात होगी, 11 12 13 प्ले या कुछ उनके और हिस्टोरिकल प्ले भी हैं जो कि मैंने डील नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सारी की सारी चीजों को खुद से पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत उसमें कुछ है, कुछ क्वेश्चंस है। और मैं ये देखिए, ये मैं हर आदमी को ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अनडाउटली बहुत अच्छी किताबें होंगी, लेकिन मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है थर्ड एडिशन, जो मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा जो थर्ड एडिशन किताब लिखी गई है, उसे आप परचेज कर लीजिए। उससे आपको एक फायदा ये जरूर मिलेगा कि एक ही जगह पे सारे मैटर मिल जाएंगे। वरना आप फ्रेगमेंटेड होंगे, सोचेंगे शेक्सपियर का कौन सा हिस्सा पढ़ा जाए, कौन सा छोड़ा जाए, तो उससे आपको वो चीजें जो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने कोई नया काम कर दिया, हमने तमाम जगह की चीजों को एक टोकरी में ला के रख दिया है सजा करके, ये हमारी मेहनत या हमारी टीम की रही है। तो उससे आपको आसानी होगी। जिन्होंने अभी थर्ड एडिशन नहीं लिया, उनको थर्ड एडिशन की किताब परचेज कर लेना चाहिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी, मुझे क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी, और डिस्कशन में मजा आएगा। क्लास को बोरिंग नहीं बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना। जब आप मुझे जवाब देते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि यू आर डूइंग समथिंग, और आपको भी ये देख रहे हैं कि मैं किसी लेवल पे मेहनत से मैं पीछे नहीं। मेरा अपना अल्टीमेट गेन ये है कि मैं आपको चीप और बेस्ट दूं। 500 रुपी में कोई भी टीचर इंडिया का, मैं नहीं कहता कि मैं अकेले, हम सोच सकते हैं बहुत सारे लोग फ्री में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो 500 रुपी में कोई भी टीचर इंडिया का इतनी मेहनत नहीं कर रहा, वरना इस तरह की चीजें आपको सजा के देगा। तो अगर ये चीज है तो ये दूसरों को भी बताइए, जो लोग नहीं अभी तक कर पाए हैं, कवर कर पाए हैं, दे हैव टू ज्वाइन दिस सेशन, दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ, क्योंकि आज ये अपॉर्चुनिटी है, जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी आपके द्वार पे आई हुई, आपसे कह रही है। कल जरूरी नहीं कि ये ऑफर रहे, ऑफर चीजें बदलती रहती है उसका अपना। तो बी द पार्ट ऑफ
जैस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी टेल अदर्स आल्सो। और मैं तो मेरा जो इंडिविजुअल एक वो है रिक्वेस्ट है बार बार की, प्लीज टेल अबाउट माय चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे गोपाल जी मुझे याद है बहुत पहले से कह रहे थे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये ऑफर आया तो सबसे पहले मेरे पास जो कॉल आई थी वो गोपाल जी की, बहुत देर तक बात हुई थी उस चीज को लेकर के। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, दे आर इन डायलेमा कि व्हाट दे हैव टू डू, दे आर नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन, टेल दे। बाकी मैं तो लोगों को बता रहा हूँ, इससे है ही है। और इसके बाद जो है जो सजेशन है वो सजेशन यही है कि अब अगले 4 दिन तक कोई भी ओरल टेस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद जो ओरल टेस्ट होगा वो शेक्सपियर पर होगा और उनके वर्क पर होगा, उनके वर्क पर। मतलब हम लोगों ने उनकी बायोग्राफिकल स्टडी कर लिया है, उनका जो है आपका लिटरेरी करियर कर लिया, अब उनके वर्क पर जितने इंपॉर्टेंट 12-13 प्लेस है उसको लेकर के करेंगे। ये चीजें रही हैं। एक लास्ट का जो सेक्शन मुझे डील करना है, और वो है आपका क्या कि लास्ट का मैं गोपाल जी के साथ जाना चाहूंगा कि गोपाल जी जो लास्ट उनका लिटरेरी करियर है वो कब से कब तक है। या जो लास्ट लिटरेरी करियर है वो कब से कब तक है। ओके, डजेंट मैटर। मिथिलेश जी। या 1608 टू 1612, 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक है। और ये जो लास्ट उनका करियर था ये काफी इम्पोर्टेंट था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोपाल जी से कि जो शेक्सपियर का सोनेट जो 1609 ईस्वी में पब्लिश हुआ है, ये कब आया, उनके किस लिटरेरी करियर में आया। थॉमस हॉर्पे ने इसको पब्लिश कराया। तो अगर जो है लिटरेरी करियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट फॉल्स इन विच, फिर से आप जो अभी अभी आपको बताया गया कि 1608 से लेकर 1611 यह जो है लास्ट पीरियड है, और 1609 में सोनेट पब्लिश लास्ट पीरियड में आएगा, लास्ट पीरियड में आएगा। मैं जो है एक और क्वेश्चन मिथिलेश भाई से पूछना चाहूंगा कि मिथिलेश भाई जो ये लास्ट पीरियड आया हुआ है, इसी लास्ट पीरियड में द टेम्पेस्ट आया है, तो टेम्पेस्ट आपका क्या है। या इट्स अ ड्रामेटिक रोमांस, या नाइस। और मैं नेहा से जानना चाहूंगा कि नेहा जो लास्ट पीरियड है इसमें जो है कॉमेडीज आई हैं, तमाम प्लेस आए हैं। प्लीज म्यूट, पहले बेटा म्यूट कर लो जब मैं पूछ। इसमें कॉमेडीज आई हैं, प्लेज आए हैं, जिसमें से एक आपका कोरियोलेनस है, पेरिक्लिस है, और आपका सिम्बेलिन है, द विंटर सेल है, द टेम्पेस्ट है। इनमें से वह कौन सा प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में ओमिट कर दिया गया। पेरिक्लिस, या पेरिक्लिस को फर्स्ट पीरियड में ओमिट कर दिया गया था। और मैं जो है इसी में से शमामा जी से जानना चाहूंगा कि जो हेनरी एट्थ है वो भी इसी समय आता है। हेनरी एट्थ को बाद में किसने कंप्लीट किया है, या इनकम्प्लीट प्ले रहा है शेक्सपियर का, इसको कंप्लीट किसने किया था। फ्लेचर ने। हाँ। मैं गोपाल जी से जानना चाहूंगा कि शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले का सोर्स क्या है। हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। या और मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा कि नॉट मिथिलेश जी बट नेहा जी, अगर नेहा जी को मेरी आवाज जा रही हो, कि उनके जो रोमन प्लेस है उसका सोर्स क्या है। नेहा, उनका जो सोर्स, जो उनका रोमन प्लेस रहा। शमामा प्लीज म्यूट। या प्लूटार्क्स लाइफ जो उनके रोमन प्लेस का बहुत अच्छा।
तो इन दिस वे वी हैव डन, ज्यादातर चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है, बातें काफी हद तक हो चुकी हैं। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल डू। ओरल टेस्ट के अलावा मैं रिटन टेस्ट भी कराऊंगा। लेकिन एक चीज ये है कि सबसे पहला चीज कि आज प्रेमलाल जी हमसे बात कर लेंगे, और प्रेमलाल जी के अलावा सतीश जी भी अभी मुझसे बात कर लेंगे, जिनका जिनका मुझे वो नहीं मिला हुआ है। और मैं शमामा को अभी मैं फोन कर रहा हूँ। बाकी सारे लोगों से कोई बात नहीं, इन 3 लोगों को मुझे एड्रेस करना है। जो लोग मुझसे बात कर लेंगे और बाकी मैं शमामा को फोन करूंगा, ठीक है। सेंड योर फीडबैक इन ग्रुप अबाउट